हेलो माय डियर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ट्रांसफार्मर के वीडियो लेक्चर में रियल ट्रांसफार्मर तक हम लोग आ गए। आप लोग को याद होगा हम लोग ने जो है ट्रांसफार्मर को जो स्टडी किया है, सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी किया। आइडियल ट्रांसफार्मर को पढ़ने के बाद जो है बहुत सारे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर का एजम्पशंस क्या था। उसके बाद हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को एज्यूम करते हुए उसका एक एक जो एजम्पशंस था उसको रिमूव करते हुए हम लोग रियल ट्रांसफार्मर की ओर आए। जैसे हम लोग ने आइडियल ट्रांसफार्मर का जो एजम्पशंस था, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो, यानी कि रियल में वो जीरो होगा नहीं बट कम होगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कंसिडर किए, कोर लॉस जीरो। तो कोर लॉस तो रियल में जीरो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, बट वो भी कम होगा। तो ये सबको कंसीडर किए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग के पास नो लोड प्राइमरी करंट आया, मैग्नेटाइजिंग करंट आया, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट आया, है ना। उसके बाद हम लोग ने जो है वाइंडिंग रेसिस्टेंस को कंसीडर किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप आया, और कॉपर लॉस आया। ऑल ऑफ यू नो in the case of ideal transformer binding resistance is 0, then they have the very low value, तो वो भी कंसिडर किया। लीकेज फ्लक्स जीरो, बट रियली में लीकेज फ्लक्स तो जीरो होगा नहीं, बट दे शुड बी वेरी लो वैल्यू, दे शुड हैव। तो वो भी हम लोग ने कंसिडर किया। और कंसिडर करते हुए फाइनली हम लोग क्या किए, एक ट्रांसफार्मर पे आ गए, एक रियल ट्रांसफार्मर पे आ गए। एक ऐसा रियल ट्रांसफार्मर मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो अब एग्जिस्ट करता है ना। ये अब एग्जिस्ट करने लगा। ऑल ऑफ यू कैन सी, गॉट इट। ये अब एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये रहा हमारा रियल ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग ने जो है ये आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग बात किए। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ने आइडियल ट्रांसफार्मर बात किया था। इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस कंसीडर किए, रिएक्टेंस कंसीडर किए। ये हमारा R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, L2 सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस, L1 प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस, है ना। लोड के क्रॉस वोल्टेज V2, E2 EMF इंड्यूस अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग N1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग E1, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग V1, अप्लाइड सोर्स। नाउ अब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को जो है उस डिवाइस के बारे में उसका इक्वेशन पता चलता है, उसका सर्किट पता चलता है, वो सर्किट कैसे कनेक्ट होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो फेजर डायग्राम के थ्रू दो चीज़ पता चलता है कि जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ट्रांसफार्मर के बारे में पता चलेगा कि कौन सा पैरामीटर जो है किससे लीड कर रहा है, किससे लैग कर रहा है, किसका कितना मैग्नीट्यूड है। उसके साथ जो है हम लोग ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, फेजर डायग्राम से पता चलता है। उसके साथ साथ जो है उसका जो इक्वेशन पता चलता है, वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही डायग्राम में मिलता है, डैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, यानी कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें फेजर क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है। नाउ तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर स्टडी किए तो हम लोग ने क्या कहा था कि जैसे हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिए, है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स देने का मतलब क्या था, अल्टरनेटिंग करंट आया, उस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एमएमएफ सेटअप हुआ, ऑल ऑफ यू नो, N1 I1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स आया फाई। तो सबसे पहले हमारा जो है फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी तक चल रहे थे, है ना। वो क्या था कि हम लोग सबसे पहले फ्लक्स को रेफरेंस लेंगे, यानी कि इसको जो है रेफरेंस लेंगे, दैट इज वेरी इजी। रेफरेंस लेने का मतलब क्या है कि उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, दिस इज द रेफरेंस, दिस वन। तो ये रेफरेंस हो गया। रेफरेंस लेने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो है फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है एक्चुअली में।
जो एक्चुअली क्या है फाई एंगल 0 डिग्री। दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट, याद होगा आपको, है ना। उसके बाद हम लोग EMF इंड्यूस का इक्वेशन पढ़े थे। देखो सारे वीडियो लेक्चर का ये सारांश है, देन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। ओके, तो उसमें हमारा क्या आया भाई कि स्टेप 2 हमारा क्या आया, वो ये आया कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है E1 एंड E2, ओके, ये E1 और E2 क्या होगा, लैग्स बिहाइंड बाई π/2 विथ फाई। तो फाई से जो है π/2 एंगल से क्या हो रहा है, वो लैग कर जा रहा है ना। तो ये हमारा जो है E1 और ये E2, क्लियर। ऑफ कोर्स E1 और E2 का अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, ऑल ऑफ यू नो, है ना। E1 = N1 d∅dt, उसी तरह E2 = N2 d∅dt। ये कैसे आया तो आपको याद होगा, E1 जो हमारा आया था EMF इक्वेशन में आप देख सकते हैं sin ωt माइनस π/2, उसी तरह E2 के लिए EM2। तो दोनों हमारा क्या आ रहा है, ओके, दोनों में हमारा क्या आ रहा है कि ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है ना, sin ωt माइनस π/2 लाइक दैट। तो π/2 से एंगल से ये लैग कर गया। तो ये स्टेप 2 हुआ। इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, है ना। इसके बाद हमारा जो था स्टेप 3, स्टेप 3 में यानी कि हम लोग आइडियल के केस में देखे थे, तो वो हमारा क्या था थर्ड में कि V1 डैश इक्वल टू जो -E1 है, तो V1 डैश हम लोग एक लिए, है ना, जो जस्ट ऑपोजिट फेज में है इसके विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। V1 डैश एक्चुअली है क्या, V1 डैश एक्चुअली क्या है, V1 डैश एक्चुअली -E1 है, -E1, तो जस्ट ऑपोजिट हम लोग कर लिए। इसके बाद आपको पता होगा कि हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर किए, है ना। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ओके, जो फाइनली हमारे जो बना वो नो लोड करंट बना, जो हमारा कहता है IM + IC, जहाँ पे IM जो है, ओके, ये फाई के फेज में होगा, यानी कि जो आपका फाई है उसी के फेज में हमारा IM होगा। और IC जो है, IC ये आपका जो है आपका वोल्टेज के फेज में होगा, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसी के फेज में IC है, ओके, यह 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये हमारा हो गया IM, दिस वन, और ये हो गया हमारा IC। दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, I0, नो लोड प्राइमरी करंट, है ना। और ये एंगल हमारा क्या होगा, φ0, नो लोड पावर एंगल, जिसके बारे में हमने बताया था आपको। ये जो वैल्यू है वो 75 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में होता है। टिपिकल वैल्यू हम लोग 80 डिग्री लेते हैं। और ये जो नो लोड प्राइमरी करंट है वो फुल लोड प्राइमरी करंट का कितना % है, नियर अबाउट 2 से 5% है ना। मैंने पहले बोला कि दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हमारा I0 आ गया, ओके, I0 दैट इज द फेजर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट, क्लियर। अब ये आने के बाद अब सोचो हम लोग करंट और वोल्टेज कहाँ से लिखेंगे, ओके। तो करंट और वोल्टेज लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, याद होगा कि हम लोग जो है ये I1 जो है, ओके, ये I1 एक्चुअली क्या है, ये I1 जो है वो फेजर सम है I0 + I2 डैश का। और I2 डैश हमारा क्या है, I2 डैश = KI2, ऑल ऑफ यू नो, वेयर K = N2/N1 × I2। और I2 डैश को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर बैलेंस करंट, ऑल ऑफ यू नो, काउंटर बैलेंस करंट, यानी कि I2 के जस्ट ऑपोजिट फेज में होगा, ओके, I2 के जस्ट ऑपोजिट फेज में होगा, इसलिए काउंटर बैलेंस करंट। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा I2 के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 डैश आ जाएगा। बट अब हम लोग I1 ड्रॉ करने के लिए I0 तो पता है, I2 डैश नहीं पता है। I2 डैश को पता होने के लिए I2 पता होना चाहिए, I2 नहीं पता है, तो I2 कैसे पता चलेगा।
I2 पता होने के लिए जो है V2 पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स V2 पे डिपेंड कर रहा है ये हमारा I2। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे जो स्विच है हमारा, ओके, ये स्विच जैसे ही कनेक्ट करेंगे वैसे ही जो है करंट फ्लो करना शुरू होगा। किसके अकॉर्डिंग? लोड के अकॉर्डिंग। तो लोड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग I2 होगा। V2 लोड कुछ भी हो, डेट डजंट मैटर, ये तो सिर्फ इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। हाँ, करंट का नेचर जो है वो लोड पे डिपेंड करेगा। जैसे लोड अगर रेसिस्टिव हुआ तो वोल्टेज के फेज में, लोड अगर इंडक्टिव हुआ तो वोल्टेज से लैग करेगा करंट, अगर लोड कैपेसिटिव हुआ तो वोल्टेज से लीड करेगा कुछ एंगल से। तो उसके लिए हम लोग को अब क्या पता होना चाहिए? V2। देखो ये बहुत सिंपल है ना, आप समझने का कोशिश करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड लेक्चर रिगार्डिंग द फेजर डायग्राम। ओके, तो अब हम लोग सोचो इधर से चलते हैं भाई, है ना। तो इधर से चलते हैं, यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिए। इस I2 डैश के लिए I2 पता होना चाहिए और इस I2 के लिए V2 पता होना चाहिए। तो V2 हम लोग क्या करते हैं? V2 इज टेकन एज एट एनी स्टैंड। हम लोग किसी भी स्टैंड पे जो है एक V2 को कंसीडर कर लेते हैं खुद से। ये फेजर डायग्राम है हमारा, तो ये हो गया हमारा V2। ओके, ये हो गया V2। एट एनी स्टैंड हम लोग V2 को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं इसको भी देखेंगे, डोंट वरी। अब जैसे ही V2 पता चला तो V2 पता चलने का मतलब क्या हो गया? ओके, क्या आप सोचो, अगर V2 पता चला तो लोड अगर रेसिस्टिव है ना, अगर लोड रेसिस्टिव है तो जिस फेज में V2 होगा उसी फेज में I2 होगा। ऑल ऑफ यू नो। ओके, अगर लोड हमारा इंडक्टिव है तो जिस फेज में V2 होगा उससे लैग करेगा I2। ऑल ऑफ यू नो, बाई एन एंगल φ2। अगर लोड हमारा कैपेसिटिव है तो जिस फेज में V2 होगा उससे लीड करेगा I2। दिस वन, ये हो गया φ2। अब ये हमारा करंट पता चल गया, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट रेसिस्टिव लोड के लिए देखते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसेस देखेंगे। अब सोचो अगर लोड रेसिस्टिव है, ओके, हम लोग इधर से चलते हैं लोड से। ये तो हमारा बेसिक था यहाँ तक जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। अब अगर लोड रेसिस्टिव हुआ तो V2 और I2 सेम फेज में, ओके, तो ये हमारा जो है I2 हो गया। किसके कारण? रेसिस्टिव लोड होने के कारण। यानी कि ये जो हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? वो फॉर रेसिस्टिव लोड हो गया। यानी कि रेसिस्टिव लोड के लिए हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये। ओके, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये I2 हो गया। मैंने क्या कहा? I2 के जस्ट अपोजिट फेज में I2 डैश होगा जिसका मैग्नीट्यूड K इंटू I2 होगा, है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट फेज में हम लोग I2 डैश ले लिए। दिस वन, ये हो गया I2 डैश इक्वल टू KI2। क्लियर? अब सोचो I2 डैश और I0 इन दोनों का फेजर सम क्या कहलाएगा? प्राइमरी करंट, है ना। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। इसके पैरेलल में एक लाइन लेते हैं हम लोग। दिस वन पैरेलल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और सुला देते हैं इसको। ओके, और इसके पैरेलल एक, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। नहीं बन गया पैरेललोग्राम। ओके, अब ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा? ये जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा हो गया I1, है ना। ये I1 पता चल गया हम लोग को। तो I1 पता चल गया, V2 पता चल गया, I2 पता चल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे?
इसके बाद जो एक्चुअली हम लोग करेंगे, याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखा था वोल्टेज इक्वेशन, है ना, वोल्टेज इक्वेशन। और जैसे ही वोल्टेज इक्वेशन अगर आपको पता चल गया, वैसे ही आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। याद करो V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस JI1 XL1, यही था भाई। उसी तरह E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 XL2। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जहाँ J लगा हुआ है यानी प्लस J, यानी कि 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब ये मान लेते हैं कि ये हमारा A वेक्टर हो गया। अगर हम लोग को JA ड्रॉ करना है तो इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये JA हो गया। अगर हम लोग को माइनस J ड्रॉ करना है तो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब सोचो, वोल्टेज इक्वेशन मिल गया, यहीं तक हम लोग आके रियल ट्रांसफार्मर में रुक गए थे। तो यहाँ आने के बाद जो है ये वोल्टेज इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ओके, दिस वन माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ से ये वोल्टेज इक्वेशन निकाल सकते हैं। यू आर फ्री, या आप याद रख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। अब सोचो मैंने क्या कहा कि अब हम लोग इतना, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले रिपीट करता हूँ। सबसे पहले फ्लक्स फाई लिया रेफरेंस, फाई से लाइक किया E1 और E2। E1 के जस्ट अपोजिट फेज में V1 डैश, जिसका वैल्यू V1 डैश इक्वल टू माइनस E1 है। उसके बाद हम लोग I0 प्राइमरी करंट ड्रॉ किए। I0 क्या है, दो करंट का फेजर सम है, IM और IC का। IM क्या हो गया, फ्लक्स फाई के फेज में, और IC क्या हो गया, V1 डैश के फेज में। नो लोड, है ना। ओके, नो लोड का कंपोनेंट है। अब I0 पता चल गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, और इतना हम लोग सारे केस में करेंगे, चाहे वो रेसिस्टिव लोड हो, चाहे इंडक्टिव लोड हो, चाहे कैपेसिटिव लोड हो। उसके बाद हम लोग V2 को आर्बिट्रेरी कंसीडर कर लेंगे, कहीं भी कंसीडर करने के बाद अगर रेसिस्टिव लोड हुआ तो वो सेम फेज में I2, तो I2 के जस्ट अपोजिट, जैसे ही I2 पता चल गया आपको, I2 के जस्ट अपोजिट फेज में I2 डैश। आप सोचो कि ये सब लोग लाएंगे कहाँ से, तो सारे का वैल्यू दिया रहता है, डोंट वरी, है ना। अब I2 पता चल गया तो I2 जस्ट अपोजिट फेज, ये तो हम लोग रफ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। हम लोग को मैग्नीट्यूड भी पता चल सकता है, सो डोंट वरी। हम लोग को मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं पता है कि ये इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, डजेंट मैटर। इसलिए हम लोग खुद से अंदाज से जो है ड्रॉ कर रहे हैं। तो I2 के जस्ट अपोजिट फेज में I2 डैश हो गया। अब ये I2 डैश और I0 का सम क्या हो गया, I1। अब ये इक्वेशन लिखना है, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2। तो ये V2 हम लोग को पता है ना। तो V2 हम लोग पता है, तो E2 जो है हम लोग को पता है कि इसी फेज में होगा, लेकिन कहाँ होगा ये इक्वेशन बताएगा। ओके, तो V2 में I2 R2 ऐड कर देना है। ये देखो I2 ये है, तो V2 में I2 R2 ऐड करना है, यानी कि I2 जिस फेज में होगा उसी फेज में हमारा क्या होगा, I2 R2। गॉट इट। तो ये I2 R2 V2 में, ओके, हम लोग ने क्या किया, I2 R2 ऐड कर दिए। ओके, यानी कि I2 R2 का टेल और V2 का हेड दोनों को ऐड कर दिए। अब JI2, तो ये I2 है हमारा, सोचो ये I2 है ना। तो मैंने क्या कहा, J जैसी लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में π/2। तो ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो अगर ये I2 है, ये I2 ये है, तो JI2 क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज में π/2 नहीं, यानी कि ये JI2 है विथ 90 डिग्री। ये इससे मिलना चाहिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I2 इंटू XL2, I2 XL2। गॉट इट। I2 XL2 आई थिंक दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दे हम लोग। ये V2, ओके, हम लोग V2 में क्या किए,
I2 ऐड किए, ये I2 और इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, ये हो गया E2 और ये क्या हो गया I2 XL2। गॉट इट? ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा इक्वेशन, E2। कैसे, V2 पता था, I2 भी पता था, तो I2 पता था तो I2 इंटू R2 मान लेते हैं 2 ओम है सपोज। तो अगर I2 का डायरेक्शन आपको पता है ना, तो 2I2 भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो ये I2 का डायरेक्शन हो गया तो 2I2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो सारा इसी डायरेक्शन में है ना। तो ये हो गया हमारा क्या I2 R2, फिर J I2, तो I2 ये और एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, तो J I2, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा क्या था I2 था, ये है ना I2, इसका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि ये वेक्टर देखो यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, जोड़ दिए, देखो V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 XL2 इक्वल टू व्हाट E2, यानी कि हमारा ये सही है। दूसरा हमारा इक्वेशन जो है ये है V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस J I1 XL1। ओके, तो V1 डैश हम लोग को पता है, जब V1 डैश पता है तो I1 ये हमारा है ये, ओके, तो I1 R1 भी किस फेज में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके पैरेलल हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे, ये हमारा क्या होगा I1 R1, ये I1 R1। ओके, मैग्नीट्यूड डजेंट मैटर, है ना, हो सकता है R1 का वैल्यू जो है 0.01 हो और ये करंट का वैल्यू मान लेते हैं 10 एम्पियर है, ये 10 I1 और R1 0.01, तो वैल्यू कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, तो इससे ये छोटा होगा ना, तो वो I1 R1 हो गया। ओके, तो ये I1 V1 के हेड में I1 R1 का टेल जोड़ दिए, I1 R1 इसी डायरेक्शन में क्यों लिए, क्योंकि I1 के डायरेक्शन में ही हम लोग को I1 R1 भी लेना है। अब J I1 है ना, तो ये I1 है हमारा, मैंने क्या बोला था 90 डिग्री, अगर ये I1 है हमारा, यहाँ देखते हैं ये I1 है तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, ये दिस वन है ना, ये क्या हो गया, ये J I1 हो गया, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो गया J I1 XL1। देखो ये हमारा क्या था I1, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब हमारा क्या हो गया फाइनली जो है हम लोग मिला देंगे V1 डैश इंटू I1 R1 सॉरी V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस J I1 XL1 इक्वल टू व्हाट, ये V1। गॉट इट? तो ये V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस J I1 XL1 दिस इज V1, तो ये V1 हो गया, V1 और I1 के बीच में एंगल φ1, ओके, और यहाँ V2 और I2 के बीच में एंगल φ2, बट रेसिस्टिव लोड के लिए φ2 हमारा क्या 0 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेसिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं नो प्रॉब्लम। ओके, अब सोचो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव लोड के लिए ड्रॉ करेंगे, है ना, इंडक्टिव लोड के लिए। तो यहाँ पे जब लोड रेसिस्टिव था तो ये हुआ, अब लोड इंडक्टिव यानी कि वोल्टेज से वो क्या होगा लैग करेगा। अब देखो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे लैग करवाते हैं। देखो जस्ट सी, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो याद करेंगे हम लोग, है ना, ये हम लोग फ्लक्स रेफरेंस लिए फाई, ओके, रेफरेंस लेने के बाद हम लोग क्या किए, ओके, ये हमारा E1 और सेम मैग्नीट्यूड का V1 डैश, ओके, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, तभी E2 नहीं ड्रॉ करते हैं, बस E2 लिख दिए। अब I0 के लिए IM फाई के फेज में,
और ये IC V1 के फेज में, इन दोनों का फेजर सम यानी कि I0। क्लियर। अब ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद रुक गया दिमाग, है ना। इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद हम लोग को V2 लेना है। आर्बिट्रेरी V2 ले लिए अपने मन से, यू आर फ्री, है ना। हम इधर लेते हैं, ओके, V2, गॉट इट। V2 हम लोग ले लिए, ये V2 हमारा है, और इंडक्टिव लोड में ये क्या करेगा, लैग करेगा, तो ये हमारा V2 हो गया, ओके, V2। और इंडक्टिव लोड में हम लोग को I2 निकालना है ना, ओके, तो ये V2 हो गया, टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड, V2। अब V2 से लैग करेगा I2। वी डोंट नो अबाउट द एंगल φ2, तो हम लोग कुछ भी अपने मन से ले लिए φ2, ओके। तो I2 पता चल गया। तो I2 के जस्ट अपोजिट फेज में कौन होगा, I2 डैश, ये I2 डैश हो गया। इस I2 डैश का वैल्यू क्या, KI2, ओके। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट I1 हो गया। अब सोचो V2 भी पता, I2 भी पता, V1 डैश भी पता, I1 भी पता, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन हम लोग को पता है, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 XL2, ओके। तो V2 में I2 R2 ऐड करना, ये I2 हुआ। तो इसी के डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में I2 R2 ऐड करेंगे। ये क्या हो गया, इसके पैरेलल में I2 R2, ये I2 R2 हो गया। फिर J यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये I2 है हमारा, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर इधर, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर, है ना, दिस वन। ये क्या हो जाएगा, I2 XL2। तो सपोज यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया, गॉट इट। अब सोचो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर V2 आप इधर मानते हैं, हमेशा इधर क्यों नहीं मानते हैं, हो सकता है ना, ओके। सोचो अगर हम लोग V2 इधर मानते इस क्वाड्रेंट पे, जो पॉसिबल नहीं है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो हम इधर ही ड्रॉ कर रहे हैं। सोचो सपोज करो V2 इस क्वाड्रेंट में, तो रेसिस्टिव लोड में I2 इधर ही इसी फेज में, तो V2 प्लस I2 इधर हो गया, I2 R2। तो I2 से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये इधर चला गया, कौन, I2 XL2। तो E2 तो इधर अब चला जाएगा ना, लेकिन E2 को हमेशा क्या होना है, फाई से 90 डिग्री लैग करना है। तो 90 डिग्री लैग करना है, यानी कि V2 ऑलवेज क्या होगा, इसी क्वाड्रेंट में होगा, गॉट इट। तो ये हमारा हो गया V2, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 XL2, ये हो गया हमारा, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस JI1 XL1, ओके। तो V1 डैश हम लोग को पता है ना, I1 भी पता है, तो I1 के पैरेलल में हमारा क्या होगा, I1 R1 होगा इसके पैरेलल में। क्यों, क्योंकि R1 एक मैग्नीट्यूड है और I1 तो सेम हो गया। और J कंपोनेंट लेना है, तो J मतलब व्हाट, इसके 90 डिग्री इधर, तो ये हो गया I1 XL1। और जब V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस I1 XL1 इसको मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V1। ये हो गया V1 और I1 के बीच में फेज एंगल φ1,
और ये phi2। phi1 हो गया प्राइमरी पावर फैक्टर और phi2 हो गया सेकेंडरी पावर फैक्टर। सो सिंपल, गॉट इट। अब सोचो हम लोग कैपेसिटिव लोड का ड्रॉ करते हैं, इसको रब करते हैं। ओके, सपोज हम लोग इसी में ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसमें ड्रॉ करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, फाई रेफरेंस लिए, है ना। फाई से हमारा लैग किया E1 और E2, क्लियर है। E1 के जस्ट उल्टा फेज में V1 डैश, है ना। तो ये हम लोग कर लिए थे। अब सपोज करो कि ये हमारा V2 हो गया। ओके, ये V2 हो गया तो ये लीड कर रहा है ना। लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो V2 है और ये I2 है, तो I2 किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में I2 हो गया। इसके एडवांटेज क्या हो गया, I2 डैश हम लोग को मिल गया आराम से, है ना। तो हम लोग को दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ जाएगा। आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो आपको खुद से एहसास हुआ कि हम लोग कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं। तो ये I2, ये V2 में I2 ऐड करेंगे। ये I2 डायरेक्शन ये है ना, ये तो इसके पैरेलल में हम लोग लेंगे। ये हो गया क्या, इसके पैरेलल में हम लोग लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, I2 R2, फिर JI2 XL2। तो J मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, है ना। तो इधर मतलब इधर, दिस वन। ये हमारा क्या हो गया, I2 व्हाट, ये हमारा हो गया I2 XL2। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, E2। अब देखो ये हमारा सेम ही रह गया, I2 हम लोग सेम रख लिए। इसीलिए ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इसी I2 पे इधर का फेजर डायग्राम डिपेंड करेगा। I2 कहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट फेज में I2 डैश। ये I2 डैश और ये I0 का फेजर सम क्या, I1, है ना। ये I1 पता चल गया तो V1 डैश में हम लोग क्या किए, I1 R1 इसके पैरेलल में ऐड कर लिए। फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज गए π/2, तो ये क्या हो गया, JI1 XL1। ओके, जब हम लोग मिला दिए इसको तो क्या हो गया, V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस JI1 XL1 इक्वल टू V1। ओके, तो इस तरह से हम लोग फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लिए। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें अभी तक का जो है सारे वीडियो लेक्चर का कॉम्बिनेशन है। सो सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड शेयर दिस वीडियो to another friends. Okay, thank you.